वीडियो में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे पास मैथडोलॉजी। हम इसको मैथडोलॉजी या फिर इसको हम बॉडी भी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब हमारे पास ये चीज़ होती है। अब अगर मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो हमने जो बाकी की वीडियोस बनाई हैं, जिसके बाकी वीडियो में मैंने बात की है, वो की है मैंने अभी आपसे। फिर बेसिक रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट था उसके बारे में बात की, फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और फिर मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताया। अब जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली देखा जाए तो हमारा हेड है, हमारा हेड है किसका, हमारी रिपोर्ट का। अब जब रिपोर्ट का वो हेड हो गया है तो अब अगर उसके अंदर हम इंक्लूड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर अपना एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसके अंदर अपना एक्नॉलेजमेंट ऐड कर सकते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर आ जाएगा, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, हमारे ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारी अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास हमारी बॉडी। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू आ जाता है हमारे पास। लिटरेचर रिव्यू के साथ साथ फिर हमारे पास पीछे मैथडोलॉजी का पार्ट आ जाता है। मैथडोलॉजी के बाद हमारे पास रिजल्ट एंड एनालिसिस आ जाता है और उसके बाद हमारे पास डिस्कशन का चैप्टर भी इसके अंदर आ जाता है अगर हम इसके अंदर करना चाहें तो। बट अगर हम उसको सेपरेट रखना चाहें तो सेपरेट भी रख सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, वो कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास रिसर्च का सेप्टर में चला, रिकमेंडेशन का सेपरेट चला जाता है और उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। अब रिकमेंडेशन और कंक्लूजन का एक चैप्टर भी बना सकते हैं और डिस्कशन का एक अलग चैप्टर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है और लास्ट में कंक्लूजन हो जाता है और रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो भी है। ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है ना, अब इसको मैंने मैथडोलॉजी भी कहा और इसको मैंने बॉडी ऑफ द रिपोर्ट भी कहा। मैंने इसको दो चीज़ें कही हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर एक बात करते हैं थीसिस के लिहाज से, अब हमारे पास बात करते हैं अगर थीसिस लिखते हैं हम, तो थीसिस का जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट होता है इन चैप्टर्स। वो किस में होता है, चैप्टर्स में होता है। बेसिकली 5 चैप्टर्स होते हैं, 5 चैप्टर्स होते हैं किसी भी थीसिस के बेसिक फॉर्मेट के। बेसिक फॉर्मेट जो हर इंस्टीट्यूट फॉलो करवाता है। अगर आप एचईसी की बात करें तो एचईसी भी हमें 5 चैप्टर्स का ही थीसिस देता है एमफिल के बेस पे, जो आपके साइन आप जो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो अब लाहौर पाकिस्तान में अगर बात किया जाए तो लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यूओएल की बात करते हैं या फिर हम लम्स की बात करते हैं या फास्ट है, ये जितने भी हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपको अपना एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं आपके थीसिस के लिए एमफिल लेवल पे या पीएचडी लेवल पे। तो वो जो फॉर्मेट होता है वो आपको एचईसी प्रोवाइड करता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब उसके बीच में क्या होता है कि चैप्टर्स होते हैं कि मीन आपने किस तरह से अपना जो आपका रिसर्च है, जो आपका या फिर आपका जो रिपोर्ट का वो है, तो आपने किस तरह से सबमिट करानी है। तो वो ये चीज़ें आपको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें बताया होता है। तो अब अगर इसमें बात करें फॉर्मेट के अंदर, तो हमारे पास उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे मैंने बात की 5 चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर 1 जो होता है हमारे पास वो होता है इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 जो होता है हमारे पास वो होता है लिटरेचर रिव्यू। और जो चैप्टर 3 होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास मैथडोलॉजी। चैप्टर 4 होता है हमारे पास रिजल्ट एंड एनालिसिस। और जो चैप्टर 5 होता है हमारे पास वो आ जाता है रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। और इस तरह से अगर आप इसमें एक और चैप्टर ऐड करना चाहें तो वो 6 हो जाते हैं और वो चैप्टर होता है डिस्कशन का। पर डिस्कशन ऐड करते नहीं है, मोस्टली करते हैं, मोस्टली नहीं करते, वो डिपेंड करता है। अब उसके बाद हमारे पास रिजल्ट एंड एनालिसिस है ना। अब हम इसमें, अब आप लोग को एक और यहाँ पे सवाल उठता है जो कि मैं आपको क्लियर कर दूँ। वो ये सवाल उठता है कि अक्सर जगहों पे जो होता है ना, चैप्टर्स का नेम चेंज होते हैं। अब वो नेम के चेंज किस तरह से होते हैं, जैसे हमने कहा रिजल्ट एंड एनालिसिस है तो इसको कई जगह पर उन्होंने फाइंडिंग्स का नाम दिया होता है। जैसे कि हम बात करते हैं रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन है, तो वो रिकमेंडेशन पे कई जगह पे रिकमेंडेशन को नाम दिया होता है, रिकमेंडेशन की जगह वो डिस्कशन कर देते हैं, या फिर इसको वो नाम दे देते हैं, डिस्कशन की जगह सजेशंस का नाम दे देते हैं। तो और उसको वो लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है। तो ये इस तरह से इनके नेम चेंज होते हैं। जैसे वो मैथडोलॉजी है तो मैथडोलॉजी को वो मैथडोलॉजी रखेंगे, लिटरेचर रिव्यू को वो बैकग्राउंड का नाम दे देते हैं। तो वो इस तरह से करते हैं। तो ये जो होता है ये एक थीसिस का बेसिक सा फॉर्मेट होता है हमारे पास, तो जो इसमें उसने एक्सप्लेन कर दिया और मैं इस पे आ गया। तो हम दोबारा वापस चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो अब आगे जो देखते हैं ना हमारे पास वो होता है मैथडोलॉजी। अब मैथडोलॉजी में क्या होता है, अब मैथडोलॉजी बेसिकली आपके मेथड्स होते हैं कि आपने कौन से मेथड्स को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है। अब वो ये चीज़ें पे डिपेंड करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव बेस आप रिसर्च करते हो, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम जो बेसिक रिसर्च करते हैं वो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं करते। तो ये हमारे पास होती क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है।
हमारे पास, जिसमें हमारे पास सर्वे क्वेश्चनेयर आ जाते हैं। अब दोनों में देखा जाए तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो बेसिक सा डिफरेंस है ना, अब अक्सर लोग कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव होती है हम उसमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब सर्वे बेस पर रिसर्च करते हैं, और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव होती है उसमें हम सर्वे बेस पर रिसर्च नहीं करते। तो देखा जाए तो हम दोनों में सर्वे बेस रिसर्च कर सकते हैं, हम दोनों में इंट्रोडक्शन इंटरव्यू की बेस पे भी रिसर्च कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और हम दोनों के अंदर ही क्या कहते हैं पास्ट वर्क भी कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स आप पास्ट रिलेटेड वर्क से जो होता है वो उठा सकते हो। अगर हम इसे बात करें तो क्वांटिटेटिव और हमारे पास में क्या आ जाती है, क्वालिटेटिव। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। अब दोनों में जो हमारे पास होता है ना वो आ जाता है, मतलब मैंने आपको बता दिया सर्वे भी आ जाता है। सर्वे आप किस तरह गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी करवा सकते हो, ऑनलाइन डिजिटल सर्वे, कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू सर्वे बना के। अब जो सर्वे होता है ना, अब बोथ के अंदर हमारे पास सर्वे होता है। अब सर्वे का अगर हम इसको यूँ करना चाहें तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, दोनों के अंदर क्या आ जाता है, सर्वे आ जाता है। सर्वे का अगर आपने करना तो वो आपने किसके अंदर करना है, गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी। अभी हमारे पास सर्वे मंकी भी आ गया। अब ये जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, तो ये इनके थ्रू हम सर्वे कर सकते हैं। तो अब जब इस सर्वे हम इनके थ्रू कर सकते हैं, मीन आप सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनको जो रिस्पॉन्सेज होंगे आप उनको कलेक्ट करोगे, और कलेक्ट करने के बाद फिर फर्दर आप उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। उसमें हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आ जाते हैं। अब वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होते हैं, जिसकी मैंने आपसे बात की थी पहले भी, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे पास क्या होता है। मैं फिर भी एक दफ़ा क्लियर करता हूँ ये चीज़। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेसिकली हमारे पास होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, ये जो परफॉर्म करते हैं हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये हम SPSS में करते हैं। हम इसको वैसे एक्सेल में भी कर सकते हैं, बट हमारे पर डिपेंड करता है क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं। SPSS बेसिकली हमारे पास सॉफ्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, हम उसके अंदर ये जो होता है ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर फर्दर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है जिसमें मीन मॉड मीडियन फाइंड करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम इसके ऊपर रिजल्ट्स परफॉर्म करते हैं। रिजल्ट्स कौन से होते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं, हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस आ सकता है जो हम परफॉर्म करते हैं, कि काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, इस सारे के ऊपर। वो किस पे परफॉर्म करते हैं, वो हम जो सर्वे से रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करते हैं ना, हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा परफॉर्म नहीं किया जाता। तो अब क्या होता है, जब आप सर्वे से उसको डाउनलोड करते हैं ना, तो वो एक एक्सेल की फॉर्म में होता है, तो आप उसको CSV या फाइल में भी कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट चेंज होता है, वो आपको मैं फर्दर दिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो कैसे इसके हम डाटा को उठा के SPSS के अंदर करके और हम उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊँगा, एनालिसिस करना भी मैं सिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह, अगर हमारी ये वीडियोस चलती रही और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती रही तो। अब क्वालिटेटिव में भी सेम इसी तरह से ही है, हम उसमें क्या कहते हैं, दोनों में ही सेम चीज़ें हैं, हम दोनों में ही लिटरेचर व्यू को हम इसमें पास्ट आर्टिकल्स को स्टडी करते हुए हम पास्ट आर्टिकल्स को भी ले सकते हैं, हम इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, हम इंटरव्यूज़ के अलावा इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो है मैं मज़ीद ऐड कर सकते हैं, उसके थ्रू हम करते होते हैं। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। अब प्राइमरीज़ का, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें और भी हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को ही रिप्रेजेंट करती हैं, वो इसके अलावा किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये सेम ही है। अगर कोई कहे ना प्राइमरी रिसर्च क्या है, प्राइमरी रिसर्च क्वालिटेटिव होती है, सेकेंडरी रिसर्च क्वांटिटेटिव होती है, तो ये दोनों सेम ही होती हैं। अब इसके अंदर हम फर्दर और मेथड्स क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड आ गया, क्वालिटेटिव मेथड आ गया। हम इसके अंदर इंटरव्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब हम इसके बीच में प्राइमरी और हम इसमें सेकेंडरी को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब हम मेथडोलॉजी को चैप्टर हम उसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें इंटरव्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये जो सारी चीज़ें ना मिलकर ये मेथडोलॉजी का कंटेंट बनाती हैं, और ये मेथडोलॉजी चैप्टर को कंप्लीट करती हैं। मेथडोलॉजी, ये सब जो है हमारे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, और ये बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके जो रिसर्च लेवल होता है आपके परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में खुद भी पढ़ता हूँ और मैंने देखा है ये चीज़ के बहुत से मेरे जो दोस्त हैं, ये मेरे क्लास फेलोज़ हैं या फिर हमारे जो टीचर्स हैं, उनको इन चीज़ के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं है। वो रिसर्च के बारे में ठीक से बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, या जो बच्चे हैं उनको ठीक से रिसर्च के बारे में समझ नहीं आती। वो सोचते हैं कि यार ये रिसर्च किस तरह से होगी, बहुत मुश्किल काम है, ये चीज़ नहीं पता, बच्चों को इंट्रोडक्शन नहीं पता कैसे लिखना है, बच्चों को लिटरेचर रिव्यू नहीं पता कैसे लिखना है,
नहीं पता, बट वो विलिंग टू है कि फ़ॉरेन कंट्री में जाके हमने पढ़ना है और फ़ॉरेन कंट्री में जाके हमने रिसर्च करनी है। तो फिर वो जब अप्लाई करते हैं तो उनके जो रेफरेंस लेटर्स होते हैं, फिर वो अपने प्रपोजल्स लिखते हैं, रिसर्च वो लिखते हैं, तो वो जब वहाँ पे अप्लाई करने के लिए करते हैं, रिसर्च प्रपोजल वगैरह अप्लाई करते हैं, वो उनके इतने कैपेबल नहीं होते, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो रिजेक्ट हो जाता है उनका एडमिशन, और वो फिर कहते हैं कि यार हमारा हुआ नहीं है। फिर वो लोगों को इतने पैसे पे करते हैं, पे करके उनसे लिखवा के अप्लाई करवाते हैं, तो इसमें फ़ायदा नहीं। तो बेहतर ये है कि इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना कंसेप्ट को बेहतर कर लो, उन चीज़ों को समझ के आप खुद ही ये चीज़ कर लो, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो ये इस तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा, और मैं कोशिश करूँगा अपनी अगली वीडियोज़ में उन क्वेश्चन को मज़ीद क्लियर करूँ आपको। और अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे बताएं काइंडली। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।